हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्राच्य पाश्चात्य विवाद। ये बेटा बीएड 4th सेमेस्टर का टॉपिक है। सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा ने भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर रखा और उसे उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया। किंतु धारा में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर व्यय की जाए, यानी कि विज्ञान की शिक्षा पे व्यय की जाए, इंग्लिश शिक्षा पे व्यय की जाए, यानी कि किस प्रकार की शिक्षा पे यह धनराशि व्यय की जाए। इस पे कोई उन्होंने धारा नहीं लगाई। प्राच्य शिक्षा पर या पाश्चात्य शिक्षा, प्राच्य यानी कि पुरानी शिक्षा, पाश्चात्य यानी कि विदेशी यानी कि यूरोपीय शिक्षा। फलतः इस प्रश्न को लेकर कंपनी के कर्मचारियों में शिक्षा के स्वरूप के विषय में विवाद उठ खड़ा हुआ, यानी कि उनमें आपस में विवाद हो गया। इस विवाद को प्राच्य पाश्चात्य विवाद की संज्ञा दी गई, यानी कि पुराने विदेशी विवाद की संज्ञा दी गई। इस विवाद में भाग लेने वाले 2 मुख्य दल थे, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी, यानी कि पुराने लोग और विदेशी लोग। नेक्स्ट बेटा, विवाद का मुख्य कारण, यानी कि विवाद किस पे, झगड़ा किस बात पे हुआ, उसका मुख्य कारण क्या है, अब हम ये जानेंगे। विवाद का मुख्य कारण सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में प्रयोग किए गए 2 शब्द थे, साहित्य और भारतीय। साहित्य यानी कि हिंदी साहित्य, भारतीय यानी कि हम सभी लोग भारतीय विद्वान, भारत में रहने वाले विद्वान लोग। प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों ने इन दोनों शब्दों की व्याख्या 2 विभिन्न प्रकार से की। इस व्याख्या पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय ने लिखा है, यानी कि ये अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। प्राच्यवादियों का कहना था कि इस धारा के साहित्य शब्द के अंतर्गत आते हैं केवल अरबी और संस्कृत साहित्य, यानी कि इस धारा में अगर इस पे हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे तो केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही आएंगे इसमें, एवं भारतीय विद्वान का अर्थ है इन दोनों भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का भारतीय विद्वान, यानी कि या तो संस्कृत अच्छे से आती हो या अरबी। पाश्चात्यवादियों का मत था कि इन दोनों शब्दों का अर्थ इतना संकीर्ण है, साहित्य में अंग्रेजी का भी विशेष स्थान है, यानी कि साहित्य में ओनली केवल अरबी या संस्कृत ना पढ़ाई जाए, उसमें अंग्रेजी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्राच्यवादी, हम प्राच्यवादी के बारे में जानेंगे। प्राच्यवादी दल में कंपनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे। इनमें सर्वप्रथम स्थान वॉरेन हेस्टिंग्स और जोनाथन डंकन का था। इन्होंने कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की सृष्टि करके प्राच्यवादी नीति के पक्ष में अपना मत प्रकट किया था। लॉर्ड मिंटो भी इसी नीति का पोषक था। इस नीति को बंगाल की लोक शिक्षा समिति के अधिकांश सदस्यों का समर्थन था। इन सदस्यों में 2 मुख्य थे, ठीक है। वो 2 मुख्य कौन कौन से थे? समिति का मंत्री विल्सन और बंगाल का शिक्षा सचिव प्रिंसेप, ठीक है, विल्सन एंड प्रिंसेप। कंपनी के ऊपर लिखित सभी कर्मचारी और प्राच्यवादी नीति के अन्य पोषक उच्च कोटि के कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ बेटा यानी कि बहुत सारी उनके पास इधर उधर करने वाले। उनकी धारणा थी कि भारतवासियों को विभाजित रखकर ही उन पर शासन किया जा सकता है, यानी कि भारतवासी तो सीधे साधे भोले वाले थे, उनको अपनी बातों में फंसाओ और उनमें आपस में झगड़ा करो और उन पे खुद राज्य करो, उनकी ये कूटनीति थी। अतः वे इस देश के निवासियों को अरबी, फारसी और संस्कृत पर आधारित शिक्षा प्रदान करके विभिन्न धर्मों और जातियों में विभाजित करना चाहते थे, यानी कि ये आपस में धर्मों और जातियों में विभाजित हो जाए, खुद ही लड़ें और हमारा इसमें फायदा हो, ठीक है। सही बेटा हमारा। अन्य प्राच्यवादियों ने भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा दिए जाने के, यानी कि चाहते थे भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा मिले। प्राच्यवादी ये हमारे कौन से हमने पढ़े? प्राच्यवादी। अब हमारे पाश्चात्यवादी। पाश्चात्यवादी क्या बोलते थे? पाश्चात्यवादी दल में कंपनी के नवयुवक कर्मचारी और मिशनरी थे।
मिशनरी वगैरह हम यूरोपीय एजुकेशन में पढ़ चुके हैं। मिशनरी कौन थे? यूरोप से आए हुए लोग। ठीक है, वे संपूर्ण देश में यत तत्व बिखरे हुए थे, यानी कि वो देश में इसीलिए फैले थे कि देश का विभाजन हो और हमारी इसमें सत्ता हो। इसलिए दल का न तो कोई संगठित स्वरूप और न उनका कोई नेता था, यानी कि सब अलग अलग थे, तो उन्हें कोई सुपरवाइजर नहीं था उनका। उन्होंने पाश्चात्यवादियों की नीति का जमकर विरोध किया। उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली मरणासन अवस्था को प्राप्त कर चुकी है और उसे पुनर्जीवन प्रदान करना मानव प्रयास से बाहर की बात है। उन्होंने कहा पाश्चात्यवादी शिक्षा है वो एक तरह से मर चुकी है, उसे पुनः जीवित मत करो। यहाँ इस बात का उल्लेख करना असंगत न होगा कि पाश्चात्यवादियों ने भारतीयों में यूरोपीय ज्ञान और विज्ञान के प्रसार का समर्थन किया। समर्थन किसी निस्वार्थ भावना से नहीं वरन निज हित की भावना से प्रेरित होकर किया। यानी कि देखो उसमें सबका, भारतीयों का क्या भला था? कुछ नहीं, वो तो संस्कृत जानते थे, अच्छे से पढ़ते थे। उनका खुद का भला था क्योंकि वो इंग्लिश सिखाएंगे, अपनी सत्ता जमाएंगे। ठीक है, इसलिए उनका अपना हित था। उन्हें अपने व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए अंग्रेजी शिक्षित बाबू वर्ग की आवश्यकता थी, यानी कि अपने लिए अंग्रेजी के बाबू की जरूरत थी, तो वो इसलिए अंग्रेजी सिखाते थे। उन्हें यह बात असह्य थी कि उनके देशवासी इंग्लैंड से आकर इस निम्न वर्ग में सम्मिलित हों, अतः उन्होंने यही अधिक विवेकपूर्ण समझा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करके बाबू वर्ग का निर्माण किया जाए। यानी कि बाबू कोई अच्छी नौकरी तो थी नहीं, अधिकारी रेंज की नौकरी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोचा भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाओ और इन्हीं को बाबू बनाओ, चपरासीगिरी करवाओ। इस प्रकार प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों का विवाद सन 1834 तक चलता रहा। अंत में जनवरी 1835 में लोक शिक्षा समिति के मंत्री ने दोनों दलों के वक्तव्यों को भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियमसन वेंकिट के सम्मुख निर्णयार्थ प्रस्तुत किए, यानी कि उन्होंने अपने निर्णय को सुनाया।